नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी इस गवर्नर जनरल तथा वाइसराय की सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और लास्ट की क्लास में हमने जो बात की थी वो की थी लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के बारे में, जो कि 1910 से लेकर 1916 तक भारत के वाइसराय रहते हैं और उनके समय में जो काम किए थे वो हमने देखे कि उनके समय में थर्ड दिल्ली दरबार या थर्ड हम कहेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तीसरे दिल्ली दरबार में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में दो मुख्य रूप से घोषणाएं होती है। एक हम कहेंगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरित की जाती है और दूसरा हम बात कर रहे थे कि जो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा यानी कि उद्घोषित किया गया, लॉर्ड कर्जन द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, उसको हम कहेंगे अवैध घोषित किया गया इसी दिल्ली दरबार में। सो दीज टू इम्पोर्टेंट वर्क हैज बीन डन बाय द लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। First, the transfer of the capital from Calcutta to Delhi, and second, the partition of Bengal was declared annulled or was declared null and void। तो आपने और हमने ये सब बातें की। अब आगे देखते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग के और जो कार्य हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1913 में Rabindranath Tagore was given the Nobel Prize in Literature category and for his book गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पहले भारतीय थे। अगर आपसे कोई ऐसे भी सवाल पूछे कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो हम कहेंगे कि कौन होते हैं, वो होते हैं स्पेशली हमारे रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। तो इनको जो है यानी कि हम कहेंगे कि पहला जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है किस कैटेगरी में, साहित्य की कैटेगरी में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे हम बात कर रहे हैं आज कि फिरोज शाह मेहता ने बंबई क्रॉनिकल और एम गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर में से प्रताप का प्रकाशन हुआ। देखो फिरोज शाह मेहता जो थे उन्होंने इसी समय में बंबई क्रॉनिकल नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया और गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे उन्होंने कानपुर से प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। जब हम फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं तो फिरोज शाह मेहता हम कहेंगे एक पारसी कम्युनिटी के नेता थे। पारसी जो थे ये पारसी समाज से बिलोंग करने वाले थे और बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे। और अगर हम बात करें गणेश शंकर विद्यार्थी की तो ये कानपुर यानी उत्तर प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानपुर से प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। देखो गणेश शंकर विद्यार्थी ने 16 वर्ष की आयु में इन्होंने एक किताब लिखी, हमारी आत्मोसर्गता नामक एक किताब इन्होंने 16 वर्ष की आयु में, जब ये बहुत छोटे थे तभी इन्होंने 16 वर्ष की आयु में एक पुस्तक का प्रकाशन किया और उसका नाम था हमारी आत्मोसर्गता। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 से कानपुर में प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। देखो 4 अगस्त 1914 को लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है या प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ द लॉर्ड हॉर्डिंग। और हम कहेंगे कि लॉर्ड हॉर्डिंग जो है भारत के वायसराय होते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब देखो बात यहाँ आती है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 में हुई। गांधी केम इनटू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। 21 वर्ष साउथ अफ्रीका रहने के बाद में गांधी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 के दिन। और गांधी भारत में हम कहेंगे SS सुदीव नामक जहाज से आते हैं। गांधी केम इनटू इंडिया थ्रू द SS सुदीव शिप। SS सुदीव नामक जहाज से महात्मा गांधी भारत आते हैं और गांधी भारत में
हम कहेंगे मुंबई के अपोलो बंदरगाह में। कौन से बंदरगाह में? मुंबई के अपोलो बंदरगाह में गांधी जो है भारत में लैंड करते हैं, भारत में उतरते हैं 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में कंप्लीट करने के बाद में। तो गांधी जी अपोलो बंदरगाह में आते हैं। अब जैसे 1915 में फिरोज शाह मेहता व गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ। तो 1915 में देखिए कि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ। तो आपका एग्जामिनर ये पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का निधन कब होता है? तो 1915 में होता है, जब भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड रहते हैं। तो हार्डिंग सेकंड जो है भारत के वायसराय होते हैं, उसी समय फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु होती है। देखो गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं ये 1905 में कांग्रेस के बनारस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं। सो इन 1905 ही प्रिसाइडेड द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। और हम कहेंगे इन्होंने हितोपवादी नामक जो है एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, जो कि अंग्रेजी में पत्रिका आती थी और एक साप्ताहिक पत्रिका होती थी। तो उस पत्रिका का प्रकाशन भी किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1908 में इन्होंने जो है यानी कि हम कहेंगे 1908 में इन्होंने इकोनॉमिस्ट जो है यानी कि इकोनॉमिक्स स्कूल की स्थापना की। तो इकोनॉमिक स्कूल की स्थापना ये 1908 में करते हैं। और हम कहेंगे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। तो गांधी के ये राजनीतिक गुरु कहलाते हैं कि ही वॉज कंसिडर्ड द राजनीतिक गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। तो आपका एग्जामिनर कभी ये पूछ ले कि हु इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के दोस्तों गुरु थे, कौन गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के? इनके खुद के गुरु कौन थे? वो थे महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे ये इनके गुरु थे। किनके? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। देखो गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों यानी कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की कब? 1905 में की, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म लाने के लिए उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। सो 1905 ही एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और he presided the Banaras session of Indian National Congress in 1905 and he was considered the political guru of Mahatma Gandhi and his guru was the महादेव गोविंद रानाडे। इनके गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। अब देखो कि 1890 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा, एक मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, फिरोज शाह मेहता जो होते हैं वो 1890 का कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उस अधिवेशन की भी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करते हैं। जब भारत में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब गांधी आते हैं भारत में, कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 में। सो ऑन 9th of January 1915 गांधी केम इनटू इंडिया। तो इस दिन जो है हम कहेंगे, इस दिन को याद करने के लिए, इस दिन को जो है यानी कि इतिहास में जो है इस दिन को याद करने के लिए भारत सरकार ने अभी जो है अप्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाना चालू किया है। तो 9 जनवरी को गांधी का भारत में आगमन पर भारत सरकार ने अप्रवासी भारतीय दिवस भी इसी उपलक्ष्य में चालू किया है, जो कि हर साल अलग अलग जगह पे होता है। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि का संस्थापक मदन मोहन मालवीय को कुलपति नियुक्त किया। तो देखो आप समझो कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और स्थापना कौन करता है? स्थापना करते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय एस्टैब्लिश दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो 1360 एकड़ में फैला हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी हम कहेंगे कि जब इस यूनिवर्सिटी का पदार्पण हुआ, इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ 5 लाख गायत्री मंत्रों का जप किया गया
तो 5 लाख गायत्री मंत्र यानी कि गायत्री मंत्रों का पाठ किया जाता है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है? मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। विद द एफर्ट्स ऑफ द एनी बेसेंट इनकी जो है सहयोगी रहती है। और एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में 1893 में भारत आती है। 1896 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, जो कि 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में बनता है। आप देखो कि एक क्वेश्चन आता है कि मैंने अभी देखा है सीडीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा कि गांधी जब भारत में आते हैं तो पहली बार भारत में कहां पर जो है ये पब्लिक को एड्रेस करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। तो पहली बार भारत में जो गांधी जो 1915 में गांधी भारत आते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा होता है, तो उस समय हम कहेंगे कि गांधी जो है यानी कि प्रथम बार जो पब्लिक को एड्रेस करते हैं वो करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। गांधी यहां पर भाषण देते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। तो वहां एक ऑप्शन था इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। द राइट आंसर इज द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1916 को बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन होता है। होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916 बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग का मुख्यालय जो था वो कहां पर बनाया था? इन्होंने अपने होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो बनाया था पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने जो है अपने होम रूल लीग का मुख्यालय बनाया था। द हेडक्वार्टर ऑफ द होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। और एनी बेसेंट ने अपना जो मुख्यालय बनाया था वो मद्रास में एक जगह है अडियार नामक जगह पर होम रूल लीग की जो मुख्यालय बनाती है वो कौन बनाती है? एनी बेसेंट बनाती है। तो सी एस्टैब्लिश हर हेडक्वार्टर ऑफ होम रूल लीग एट अडियार विच इज नियर टू द मद्रास, जो कि मद्रास के पास होता है। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। देखो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो जाती है और 1908 में 6 साल की जेल होती है। 6 साल की जेल पूरी करके 1914 में जो है ये रिहा होते हैं। 1914 में हम कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध का यानी हम दौर चला, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक का जो है जेल से रिहा होना होता है, मांडले जेल से रिहा होते हैं ये। 1908 में इनको 6 साल की सजा होती है। फिर हम कहेंगे इसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। तो मांडले जेल जो कि बर्मा में है अभी, कि ही रोट अ वेरी फेमस बुक, अ मास्टरपीस, दैट इज गीता रहस्य। जो गीता रहस्य नामक पुस्तक इन्होंने रचना किस जेल में की? वो हम कहेंगे मांडले जेल में की। तो आज हमने जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के बारे में और उनके कार्यकाल में जितने भी प्रमुख घटना हुई थी उन घटनाओं के बारे में हमने जो है आज यहाँ अध्ययन किया। आज हमने देखा कि किस तरह से जो है कि इंपॉर्टेंट घटनाएं होती, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सो विच वी हैव एक्चुअली डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं इस सीरीज में। आगे के हमारे जो वायसराय हैं उन वायसराय का नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय होता है 16 से 21 तक का। इनके समय में 1919 को रॉलेट एक्ट स्वीकृत हुआ और प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इनके समय में 1919 को रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट भारत में इसलिए आता है क्योंकि जो हम कहेंगे कि रॉलेट एक्ट इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया, इसका मुख्य कारण ये था कि भारत में बढ़ रही उग्रवादी गतिविधियां कम करना तथा एक प्रभावी योजना को लागू करना था। कि why the British government introduced the Rowlatt Act in India? The reason is very simple: to curb the increasing revolutionary activities in India and to formulate one effective policy। क्योंकि इस समय तक भारत में यानी कि बहुत सारी जगहों पर अलग अलग स्थान पर यानी हम कहेंगे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गए, उग्रवादी संगठन इस्टेब्लिश हो गए। उनको नियंत्रित करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लेकर आती है, उसको रॉलेट अधिनियम
कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में रख सकती थी और जो है मैक्सिमम 2 साल तक, यानी कि जो उसकी लिमिट थी वो 2 साल तक अपनी हिरासत में रख सकती थी बिना मुकदमा चलाए। इसका मतलब ये है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते थे, आप किसी वकील को जो है यानी कि वकील के पास जाकर जो है यानी कि आप अपने लिए रक्षा के लिए गुहार नहीं लगा सकते थे और किसी न्यायालय का दरवाजा खड़खड़ा नहीं सकते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतिहासकारों ने इस कानून को बिना अपील का और बिना वकील का और बिना दलील का कानून कहा है। बिना अपील का, बिना वकील का और बिना दलील का, बिना वकील का और बिना दलील का कानून का, बिना दलील का कानून का। तो आप समझिए कि ये कानून कितना जो है निष्ठुर कानून था और कितना भयानक कानून था कि इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए और 2 साल तक ब्रिटिश सरकार अपनी हिरासत में रह सकती है। एंड दिस इज द रीजन इज टू व्हाई द पीपल ऑफ इंडिया रिमार्क दिस लॉ एज अ ब्लैक लॉ। इसलिए भारत के लोगों ने इसको काला कानून कहा। एंड दिस लॉ वाज रिमार्क एज अ लॉ विदाउट अपील, विदाउट सूट एंड विदाउट हम कहेंगे एडवोकेट। तो ये बिना अपील का, बिना वकील का, बिना दलील का कानून कहा जाता है, इन विच हम कहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन arrest any person, put him in their custody and up to the 2 years, 2 साल तक अपनी कस्टडी में रख सकती थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन नहीं जानता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है और वैसाखी का दिन होता है 13 अप्रैल का दिन। तो 13 अप्रैल का दिन कौन सा दिन होता है, तो 13 अप्रैल का दिन जो होता है वो वैसाखी का दिन होता है। इट वॉज द डे ऑफ द वैसाखी। पंजाब में वैसाख पर्व मनाया जाता है, तो वैसाखी का दिन होता है। और इस दिन जो है यानी कि भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, इसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तो ये जो है भारतीय इतिहास का एक काला दिन, जो हम मानते हैं कि ऐसा काला दिन किसी के इतिहास में नहीं रहा होगा, जिसमें हम कहेंगे कि निहत्थे लोगों पर और जो है भोले भाले लोगों पर ब्रिटिश सरकार ने जो है यानी कि गोलीबारी कर दी, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। तो ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग होती है जिसमें हजारों लोगों की जान जाती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से बात आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इनके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। देखो मॉन्टेग्यू उस समय क्या होते हैं, भारत के सचिव होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ इंडिया भारत के सचिव होते हैं, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय होते हैं। ये दोनों भारत के बड़े जो है पदाधिकारी होते हैं, डेजिग्नरी होते हैं। इन्हीं के नाम पर ये सुधार अधिनियम आता है जिसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या होता है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाता है। इसमें एक बड़ी बात यह होती है, प्रांतों में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस में या प्रांतों में डायरकी या द्वैध शासन लागू किया जाता है, ठीक है। और हम कहेंगे कि वायसराय की जो केंद्र विधान परिषद होती है उसको जो है द्विसदनात्मक कर दिया जाता है। तो वायसराय की जो केंद्र विधान परिषद होती है उसको बाइकैमरलिज्म कर दिया जाता है। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय वाज कन्वर्टेड इनटू बाइकैमरलिज्म, यानी कि 2 सदन बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इन्हीं के काल में आता है। 1916 को पूना में धोंदो केशव कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी जो होती है वो कब इस्टेब्लिश होती है, तो वो पहली महिला यूनिवर्सिटी जो होती है 1916 में होती है। कहाँ होती है, पूना में होते, और किसके द्वारा होती है, धोंदो केशव कर्वे के द्वारा होती है। और 1917 में शिक्षा पर मेडलर आयोग की नियुक्ति हुई, और जिसका मेन उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय का जांच करना था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिफॉर्म करना और जांच करना। तो 1917 में शिक्षा के क्षेत्र में हम कहेंगे मेडलर आयोग की नियुक्ति होती है। मेडलर कमीशन वाज अपॉइंटेड, हम कहेंगे, एंड हुज मेन पर्पस वाज टू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट दी कलकत्ता यूनिवर्सिटी।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी का इंट्रोस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेट करना था। ठीक है। खेड़ा व चंपारण सत्याग्रह 1917 और 18 में प्रारंभ हुआ। सब जानते हैं कि देखिए कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में चालू होता है, 1917 में चंपारण, और खेड़ा होता है 1918 में। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला जो है यानी हम कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में होता है। इसको हम फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं इंडिया में, गांधी का चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह हम कहेंगे तिनकटिया पद्धति को लेकर होता है, तिनकटिया प्रथा को लेकर होता है। तिनकटिया प्रथा ऐसी प्रथा थी कि जिसमें किसानों को अपने जमीन का तीसरा हिस्सा जो है यानी कि उसमें नील की खेती करनी थी, नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके लिए किसानों को जो है पारिश्रमिक नहीं मिलता था। तो किसानों ने जो है इस नील की खेती के विरोध में जो है यानी कि क्या किया, आंदोलन किया। और इस आंदोलन का जो नेता होते हैं वो होते हैं गांधी, और गांधी ने इस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, इसलिए गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि देते हैं। इस आंदोलन की सफलता के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर गिवन दी टाइटल महात्मा टू गांधी, महात्मा की उपाधि दी जाती है। खेड़ा आंदोलन हम कहेंगे कि बेसिकली किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, और फसल बर्बाद हो जाती है तो राजस्व में जो है यानी कि कम राजस्व में कमी के लिए, और हम कहेंगे कि राजस्व को माफ करने के लिए किसानों ने क्या किया, खेड़ा आंदोलन किया। ठीक है। तो खेड़ा भी गुजरात में होता है, चंपारण भी गुजरात में होता है। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में होता है, और महात्मा गांधी के सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 की शुरुआत होती है। तो देखिए कि आप समझिए कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है इसी समय में, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1920। सो इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया when this non-cooperation movement was started by Gandhi, then your answer must be the viceroy of the India was Chelmsford, which is very important question। कि कई बार मैंने एग्जाम में ये देखा है कि किस वायसराय के समय में भारत में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो भारत में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो चेम्सफोर्ड के समय में होती है। डू मेमोराइज इट, डू मग अप इट, डू रिटेन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क देन योर आंसर मस्ट बी चेम्सफोर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल तृतीय अफगान युद्ध की महत्वपूर्ण घटना इन्हीं के समय में होती है। थर्ड अफगान वॉर जो होता है वो भी इन्हीं के समय में होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। देखो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की बात हम करके आए थे कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना होती है, और यही आगे जाकर मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1920 में क्या बन जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की 1920 में। तो एएमयू की स्थापना होती है इन 1920 में। प्रथम भारतीय व्यक्ति सत्येंद्र सिन्हा को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये प्रथम भारतीय व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रांत के गवर्नर नियुक्त होते हैं, तो हम कहेंगे वो कौन होते हैं, सत्येंद्र सिन्हा होते हैं। सत्येंद्र सिन्हा 1920 में हम कहेंगे ही वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, दैट इज हम कहेंगे एनी प्रोविंसेस, दैट इज हम कहेंगे कि बिहार। तो बिहार के जो है बेसिकली ये प्रांत के गवर्नर बनते। तो ये बहुत सारी बातें हमने आज यहाँ पर की, और इन बातों में हमें पता लगा कि बेसिकली जो एक इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि 1916 में पूना में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है, तो हम कहेंगे धोदो केशव कर्वे के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत सारी जो है चीजें लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होती है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम गवर्नर जनरल और जो है यानी कि वायसराय पढ़े, तो वायसराय जो है यानी कि कुछ वायसराय बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से वायसराय चेम्सफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 से लेकर 21 तक होते हैं ये वायसराय भारत के, और इस समय बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इन बहुत सारी घटनाओं में आपने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी इन्हीं के समय में होती है 1918 में, जहां पर महात्मा गांधी ने पहली बार हम कहेंगे भूख हड़ताल का प्रयोग किया। सो इन 1918
द अहमदाबाद मील वर्कर स्ट्राइक इन विच गांधी यूज द हंगर वेपन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो गांधी ने हंगर वेपन को यूज किया, भूख हड़ताल को जो है प्रयोग में लाए। तो आपका एग्जामिनर कभी ये पूछ ले कि गांधी ने किस आंदोलन के तहत हंगर वेपन को यूज किया, तो आपका आंसर होगा 1918, यानी कि हम कहेंगे कि अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1921 से लेकर 1926 तक लॉर्ड रीडिंग जो है भारत के वायसराय आते हैं, चेम्सफोर्ड चले जाते हैं। चेम्सफोर्ड के बाद में द मैन हु केम इनटू इंडिया, दैट इज हम कहेंगे कि चेम्सफोर्ड, तो सॉरी दैट इज हम कहेंगे रीडिंग। तो वो रीडिंग भारत पे जो है वायसराय के रूप में आते हैं। तो रीडिंग जो है यानी कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम असहयोग आंदोलन व चोरी चोरा घटना के कारण लॉर्ड रीडिंग के समय ही समाप्त हुआ, कि भारत में जो गांधी का असहयोग आंदोलन जो था वो हम कहेंगे कि लॉर्ड रीडिंग के समय में खत्म हो जाता है। और उसका कारण होता है चोरी चोरा घटना, यानी कि चोरा चोरी घटना, इसको चोरा चोरी घटना होती है, चोरा चोरी घटना। तो इसमें हम कहेंगे कि चोरा चोरी घटना जो होती है वो होती है 1922 में। चोरा चोरी जो कांड है, चोरा चोरी कांड होता है 5 फरवरी 1922 के दिन। देखो ये चोरा चोरी नामक स्थान जो है दोस्तों वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। तो वर्तमान के उत्तर प्रदेश और उसके उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, उसी का एक छोटा सा स्थान है जहां पर 5 फरवरी 1922 के दिन यानी कि एक हम कहेंगे ट्रेजेडी होती है, और उस ट्रेजेडी में 22 पुलिस जवान मारे जाते हैं, जिसमें हम कहेंगे उग्र भीड़ ने यानी कि चोरा चोरी नामक स्थान पर जो पुलिस थाना था और उस पुलिस थाने में आग लगा दी। और इस आग में 22 पुलिस जवान जो है यानी कि अपनी जान गंवा चुके। तो इसलिए महात्मा गांधी इस घटना से आहत होकर, दुखी होकर जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको खत्म कर दिया। तो गांधी ने किस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को खत्म कर देते हैं, तो आपका आंसर होता है कि गांधी विड्रॉल दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द चोरी चोरा इवेंट विच वाज हैपन ऑन 5th of Feb 1922। सो 5 फरवरी 1922 को दिन गांधी रिट्रीट कर लेते हैं, गांधी विड्रॉल कर देते हैं इस आंदोलन को। इनके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 को भारत की यात्रा की। देखो ब्रिटेन का राजकुमार जो होते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, ही केम इनटू इंडिया इन 1921। व्हाई ही केम इनटू इंडिया, क्यों ये भारत में आते हैं? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज असहयोग आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए, इस आंदोलन का जो पेस था उसको देखते हुए प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत में आना पड़ा। जब ये बंबई में उतरते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए जाते हैं, पूरी बंबई हड़ताल पर चली जाती है। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द मुंबई फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट ऑफ द मुंबई वेंट ऑन द स्ट्राइक, ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो ये 1921 में अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए थोड़ा सा अलग से कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसका भारत में आगमन होता है, तो आप कहोगे प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। 1921 में भारत में दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर मोपला विद्रोह होता है। तो एक प्रसिद्ध मोपला विद्रोह होता है जिसमें हम कहेंगे अंग्रेजों और हिंदुओं के खिलाफ जो मोपला मुस्लिम होते हैं, केरल के मालाबार तट पर रहने वाले ये जो मोपला यानी कि मुस्लिम होते हैं, जो कि हम कहेंगे कृषक होते हैं, और वहां पर जमींदारी किनके पास में होती है? हिंदुओं के पास में जमींदारी होती है। तो मोपलाओं ने विरोध किया अंग्रेजों का, और हम कहेंगे किसका? हिंदू जमींदारों का विरोध किया, क्योंकि इनकी शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ इन्होंने विरोध किया। तो 1921 में प्रसिद्ध जो है केरल में मोपला विद्रोह होता है। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग के समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। देखो भारतीय विश्वविद्यालय जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी शांति निकेतन में। तो बंगाल में शांति निकेतन में इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, और वो जो है लॉर्ड रीडिंग के समय में इन्होंने जो है कार्य करना इन यूनिवर्सिटीज ने यानी कि इस यूनिवर्सिटी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तथा दिल्ली व नागपुर विश्वविद्यालय इसी काल में प्रारंभ हुए। दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय जो है वो आज के वो इसी काल में यानी कि स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनके समय में ही मानवेंद्र नाथ राय द्वारा 1921 को
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ताशकंद में किया? देखो, मानवेंद्र नाथ रॉय जो है 1921 में ही इस्टेब्लिश द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किसने की थी? 1921 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद में की थी। कजाकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद, और इसी ताशकंद में जो है इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इनका नाम था, यानी कि इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। फिर इन्होंने बाद में अपना नाम क्या रख दिया? मानवेंद्र नाथ रख दिया। तो इनका वास्तविक नाम क्या होता है? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका जो है ये वास्तविक नाम होता है। बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? इन्होंने अपना नाम चेंज करके मानवेंद्र नाथ रॉय कर दिया। तो एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो ये बहुत सारी चीजें हमने आज देखी कि लॉर्ड रीडिंग के समय में होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक घटना होती है, चोरा चोरी कांड होता है, और चोरा चोरी घटना जो होती है वो 5 फरवरी 1922 के दिन होती है, और इसी के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर लिया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के जो हमारे वाइसराय हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यानी कि अब हम बात करते हैं कि हमारे जो वाइसराय हैं उनका नाम जो है कि प्रथम बार, जैसे हम बात कर रहे थे 1921 से लेकर 1926 तक, तो 1926 में अगर हम बात करें कि अभी जो लॉर्ड रीडिंग की कुछ बातें हम और पढ़ लेते हैं कि लॉर्ड रीडिंग ने कौन सा कार्य किया था। तो प्रथम बार उच्च पदों पर बहाली के लिए भारतीय व यूरोपियन को बराबरी का दर्जा दिया गया। उच्च पदों की बहाली के लिए भारतीय और यूरोपियन को जो है बराबरी का दर्जा दिया गया। इस जगह 1923 से प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली व लंदन में एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की गई। पहले देखो सिर्फ जो है, यानी कि हम कहेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम देने के लिए लोगों को लंदन जाना पड़ता था। तो हर कोई आदमी लंदन जा नहीं सकता था। तो 1923 में यह व्यवस्था की गई कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो एग्जाम होते थे वो लंदन और दिल्ली में दोनों में एक साथ आयोजित होने लग गए। तो अब थोड़ा सा हम कहेंगे कि थोड़ा बेनिफिट हो गया उन लोगों के लिए जो लंदन जाकर अपना एग्जाम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के एग्जाम की जो आयोजन हुआ वो 1923 में हम कहेंगे दिल्ली और लंदन में एक साथ हुआ। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और 1925 में हम कहेंगे 1923 में, दोस्तों इसको 25 की जगह हम 23 करेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा हुई। तो कांग्रेस स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है, कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना वो होती है 1923 में। कांग्रेस स्वराज पार्टी was established in 1923 by the मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो आपका आंसर होगा कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है। अब हम कहेंगे काकोरी रेल कांड 1925 इन्हीं के काल में होता है, इन्हीं के काल की घटना होती है। काकोरी रेलवे स्टेशन में जब हम कहेंगे एक डाउन ट्रेन जो है लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, दिस काकोरी इवेंट वाज हैपन ऑन 9th of April 1925। तो हम कहेंगे काकोरी कांड को अंजाम देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन होता है, HRA जो होता है, एक बड़ी जो है संगठन, ये एक बड़ा रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा उग्रवादी संगठन होता है। इन्होंने जो है बेसिकली काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी में सरकारी खजाना जा रहा होता है जो कि लखनऊ से सहारनपुर जा रही होती है। तो इनको पता लगता है कि इस गाड़ी में जो है सरकारी खजाना जा रहा है। तो क्रांति के लिए हम जानते हैं कि पैसों की जरूरत पड़ती है क्रांतिकारियों को। तो क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर इस जो है घटना को अंजाम दिया। बाद में ये पकड़े जाते हैं और 4 जनों को फांसी भी होती है इस कांड में। अब हम बात करते हैं दिसंबर 1926 में आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है। तो जो स्वामी श्रद्धानंद होते हैं
जो आर्य समाजी नेता होते हैं उनकी हत्या कब होती है? 1926 में। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का संगठन यानी कि साम्यवादी दल का गठन होता है कब? हम कहेंगे कि 1925 में। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन होता है और दिल्ली व नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। और आप ये और देख लीजिए 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कानपुर में होती है। तो नागपुर में जो है यानी कि 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है और जो है केशव बालीराम हेडगेवार ने जो है यानी कि आरएसएस की स्थापना की। तो केशव बालीराम हेडगेवार जो होते हैं वो आरएसएस की स्थापना कब करते हैं? 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो बातें हैं लॉर्ड रीडिंग के समय में होती है। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1923 में हम कहेंगे कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1926 में आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है। आप अब मुझे कमेंट करके बताएंगे, आज मैं नहीं बताऊंगा आपको कि स्वामी श्रद्धानंद क्यों फेमस थे और स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सा काम किया था। तो ये मुझे आज कमेंट करके बताएंगे और मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। हालांकि आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हो वो एक अलग बात है। तो जब आप कमेंट करोगे तब मैं आपको जाकर जो है यानी कि कुछ और जो है चीज़ें मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो आप अपना खुद भी रिसर्च करिए, थोड़ा रिसर्च करिए और थोड़ा रिसर्च करके मुझे ये बताओ कि सच में आपने जो है क्लास देखकर उसको सीरियस भी लेते हो और सीरियस लेकर जो है उस पर कमेंट भी करते हो। तो ये भी आप जो है जरूर मुझे बताइए ताकि मैं आपकी सीरियसनेस को भी देखना चाहता हूं कि सच में आप सीरियस हो कि नहीं हो। ठीक है। अब जैसे अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन होता है कानपुर में और दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। तो ये आज जो है हमने इंपॉर्टेंट बात की चेम्सफोर्ड के बारे में और लॉर्ड रीडिंग के बारे में। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो है वायसराय, इनके बारे में हम बात करते हैं। और हमारे जो अगले वायसराय हैं जिनका नाम है लॉर्ड इरविन, वेरी इंपॉर्टेंट वायसराय, 26 से लेकर 31 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय रहते हैं। देखो इनके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। देखो हालांकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो जाता है। साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927 बट दिस कमीशन केम इनटू इंडिया इन 1928। तो ये कमीशन भारत में आता है 1928 में। ऑन 3rd of February 1928 दिस कमीशन वाज एक्चुअली लैंडेड एट द मुंबई में ये कमीशन उतरता है। दिस 7 मेंबर कमीशन, ये 7 सदस्य कमीशन भारत में आता है। ठीक है। 1928 में कांग्रेस का लखनऊ का सम्मेलन हुआ। ठीक है। और मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो 1928 में कांग्रेस का लखनऊ का सम्मेलन हुआ और मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो नेहरू रिपोर्ट अपने आप में बहुत फेमस है क्योंकि हमने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो साइमन कमीशन का विरोध किया तो उस समय के जो भारत सचिव थे उनका नाम था बर्केनहेड। इन बर्केनहेड ने यानी कि भारतीयों को ये चैलेंज दिया क्योंकि हमने किसका विरोध किया? जी हाँ मेरे दोस्तों, हमने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है? आगे के संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए आता है कि साइमन कमीशन केम इनटू इंडिया टू इंट्रोड्यूस द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया एंड दिस इज द रीजन इज टू व्हाई कि no Indian were actually included in this Simon Commission. So the people of India rejected this commission, refused this commission, and हम कहेंगे condemn this commission. Everywhere in India, हड़ताल was organized against the Simon Commission. So the Secretary of the State of India actually put challenge before to the Indian leadership कि they actually if they have the guts, they can formulate their own हम कहेंगे constitution. तो इसका मतलब ये है कि भारतीय सचिव बर्केनहेड ने कहा कि भैया अगर आपको इतना ही विरोध करना है तो चलो आप अपना संविधान खुद बना लो। तो इस चैलेंज को हमने कहा कि हमारे जो है नेताओं ने एक्सेप्ट किया और नेताओं ने एक्सेप्ट करके और मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की। तो वो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में किन किन बातों को इंक्लूड किया गया कि भारत का संविधान कैसा होगा और भारत में शासन पद्धति कैसी होगी। तो हमने बर्केनहेड जो उस समय के भारत सचिव थे उनके जो है यानी कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक सर्वदलीय समिति की बैठक होती है फरवरी 1928 में जिसमें भारत के सभी छोटे मोटे दल जो है आपस में मिलते हैं। मई 1928 में
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्य एक कमेटी बनती है और इन 8 सदस्य कमेटी ने यानी कि हम कहेंगे कि अगस्त में यानी कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और अगस्त में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें हम कहेंगे कि स्पेशली भारत के लिए अधिराज्य का दर्जे की मांग की गई और हम कहेंगे भारत के लोगों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई। भारत को जो है यानी कि भारत को हम कहेंगे राज्यों के संघ बनाने की जो है मांग की गई। तो इस तरह से नेहरू रिपोर्ट में कुछ मांगे हमने रखी और इसके अगेंस्ट में 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ अपनी मांग प्रस्तुत की कि हमारी ये 14 पॉइंट डिमांड से 14 सूत्रीय मांग जो है किस रिपोर्ट के विरोध में करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना प्रस्तुत, हम कहेंगे मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट के विरोध में इन्होंने ये प्रस्तुत की। ठीक है, इरविन की दिवाली घोषणा होती है 1929 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो है सैंडर्स की हत्या होती है 1929 में। तो सैंडर्स जो होते हैं, तो सैंडर्स की हत्या जो होती है वो कब होती है? 1929 में। तो 1929 में सैंडर्स जो हम कहेंगे कि भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। क्योंकि क्या होता है इस पूरे एपिसोड में? इस पूरे एपिसोड में ये होता है कि जब साइमन कमीशन भारत आ रहा होता है तो लाला लाजपत राय की जो है पुलिस की लाठीचार्ज से जो है निधन हो जाता है। लाला लाजपत राय जो है लाहौर से विरोध कर रहे थे और लाहौर से साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज किया तो इनके सर पर चोट आई, सर पर चोट आई तो इनकी मृत्यु हुई। तो भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी होता है सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। देसी रियासतों के संबंध में हांटोक बटलर समिति की नियुक्ति होती है। तो देसी रियासतों के संबंध में बटलर कमीशन का जो है गठन किया जाता है कि देसी रियासतों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में किस तरह के संबंध रहेंगे और उन संबंधों को जो है सुदृढ़ करने के लिए एक बटलर समिति का भी गठन होता है 1927 में। और 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना होती है। ICAR की जो है स्थापना 1929 को होती है। तो 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की जाती है। तो आपने देखा 1928 में इनके समय में साइमन कमीशन आया। देखिए 1928 में कांग्रेस का ये लखनऊ का सम्मेलन नहीं है दोस्तों, इसको आप कहोगे मद्रास का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो है 1927 में 1928 में कांग्रेस का, जी हाँ ये सही है, लखनऊ का अधिवेशन। और हाँ 27 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? 1927 में कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन होता है। तो 1928 में बिल्कुल सही है, लखनऊ का सम्मेलन हुआ और 1927 में कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन होता है। आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूं और कल हम जो है इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।